नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल युद्ध के बीच हिंदुस्तान की भूमिका की। ईरान और इजराइल दोनों देशों के साथ भारत के राजनयिक और व्यापारिक संबंध दोनों हैं। 1958 से भारत के ईरान के साथ राजनयिक संबंध है, तो इजराइल के साथ भारत के संबंध के अभी केवल 25 वर्ष ही हुए हैं। 1992 में भारत और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। कांग्रेस नीति सरकार में अरब समर्थक नीति और भारत के गुटनिरपेक्ष समझौतों के कारण इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध या राजनयिक संबंध स्थापित करने में कुछ देरी हुई। जबकि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए पाकिस्तान के साथ 1971 की लड़ाई में इजराइल ने भारत का समर्थन किया था। भारत की विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। शीत युद्ध के दौरान भी भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था। आज भी वही स्थिति है, लेकिन हिंदुस्तान के संबंध भले ही ईरान और इजराइल दोनों के साथ हों, लेकिन आज के हिंदुस्तान का सेंटिमेंट इजराइल के साथ खड़ा है। आज का हिंदुस्तान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इतिहास के हिंदुस्तान ने इजराइल का विरोध किया था। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा करने वाले गांधी ने धर्म के आधार पर इजराइल के अलग देश बनाने का विरोध किया था। आज़ादी के 2 महीने पहले यानी जून 1947 में महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर, 4 पन्ने का वो पत्र था, पत्र लिखकर यहूदी राष्ट्र के निर्माण के लिए समर्थन मांगा था, लेकिन उसका कोई सार्थक जवाब नहीं दिया गया। वर्तमान में भी हिंदुस्तान में फिलिस्तीन, हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन में नारे लगाने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है और ओवैसी जैसे सांसद तो शपथ ग्रहण के दौरान संसद के भीतर भी जय फिलिस्तीन के नारे लगा देते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने दो दोस्तों की लड़ाई में भारत की भूमिका क्या होगी। ईरान और इजराइल की लड़ाई से भारत के राजनयिक संबंध पर क्या असर रहेगा। ईरान इजराइल के बीच यदि यह युद्ध लंबा खिंचा तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका असर क्या होगा। इन दोनों देशों के साथ भारत के राजनयिक के साथ साथ व्यापारिक संबंध भी हैं। भारत ईरान को मुख्य रूप से चावल, चीनी, चाय और कॉफ़ी निर्यात करता है, तो ईरान भारत को मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, खजूर, बादाम, सूखे मेवे और कांच के बर्तन इत्यादि निर्यात करते हैं। इजराइल भारत को मुख्य रूप से रक्षा उपकरण और टेक्नोलॉजी भी देता है, तो भारत इजराइल को मोती और कीमती पत्थर के साथ साथ ऑटोमोटिव, डीजल और खाद्य सामग्री और बहुत सारे कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। यानी दोनों देशों के साथ भारत के दोनों ही तरह के संबंध हैं। दोनों देशों के साथ व्यापार भी है और दोनों के साथ जो है उनके राजनीतिक संबंध भी है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आज बताएंगे कि दोनों देशों में की सैन्य क्षमता क्या है, कौन सा देश, विश्व का कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, और यह भी जानने की कोशिश करेंगे यह जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा। और इसके लिए हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। हमारे जो बैटल ग्राउंड 1 है, जिसमें हम दिखा रहे हैं कि भारत के साथ ईरान के साथ यमन, लेबनान, रूस, सीरिया है, और इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत सेंटिमेंटल और हालांकि राजनयिक संबंध दोनों के साथ है, लेकिन भारत सेंटिमेंटल मतलब भारत के लोग का सेंटिमेंट जो है वो इजराइल के साथ है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत भी इजराइल के साथ है। और अभी तक जितने पॉलिटिकल या सरकार के तरफ से जो बयान आए हैं वो इजराइल को समर्थन देने वाले हैं। हालांकि एडवाइजरी अभी जारी किया गया, ईरान जाने के लिए लोगों को मना किया गया भारत की तरफ से। अब इजराइल के साथ भारत के व्यापार क्या है, आयात जो है 37,482 करोड़ रुपए के जो है निर्यात किए जाते हैं, यहाँ से सामान भेजा जाता है, और जबकि 16,598 करोड़ रुपए का आयात होता है। यानी निर्यात हमारा 15 जो है भारी है। कुल व्यापार जो है 54,081 करोड़ रुपए का होता है। और ये जो सोर्स है ये वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से, जो सरकारी वेबसाइट है वाणिज्य मंत्रालय की, वहाँ से ये सोर्स लिया गया। ईरान से व्यापारिक संबंध है हमारे। निर्यात हम लोग 10,117 करोड़ रुपए का करते हैं, जबकि आयात जो है 5,176। यहाँ भी हम आयात कम कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं, यानी हमारा व्यापार घाटा नहीं है। यहाँ पर व्यापार हम अपर है, लाभ है। 15,293 करोड़ रुपए का हम व्यापार करते हैं और करीब 5,000 करोड़ के आसपास जो है भारत का निर्यात जो है वो ज़्यादा है। यानी हमें फ़ायदा होता है इनके साथ व्यापार करने में। जो सोर्स है ये सरकारी सोर्स है, वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट से लिया गया। ये आप भी वहाँ जा कर के इसे देख सकते हैं। भारत और इजराइल,
और आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हम कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल युद्ध के बीच हिंदुस्तान किसके साथ। तो ये तो मैंने बताया कि सेंटिमेंट जो है भारत का, हिंदुस्तान के लोगों का, वो तो इजराइल के साथ है, लेकिन राजनयिक संबंध जो है हमारे दोनों के साथ है। युद्ध अगर आगे खिंचता है तो क्या होगा। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। सुरेंद्र गोयल जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और TPS त्यागी जी है, रक्षा विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हमें जुड़ते हैं, वो रहेंगे। आकाश जिंदल जी ग्लोबल अर्थशास्त्री है, वो रहेंगे। और डॉक्टर सिद्धार्थ दवे इजराइल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इजरायली मामलों के जानकार हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत जो है मैं सुरेंद्र गोयल जी से करना चाहूँगा। सुरेंद्र गोयल जी, पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई चल रही थी, उस दौरान भी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, और आकाश जी भी उस चर्चा में थे हमारे साथ। जिस तरीके से बातें चल रही है, हम इमोशनली अगर कहें, भावनात्मक रूप से जो है हम जुड़े हुए हैं इजराइल के साथ, लेकिन राजनयिक संबंध हमारे दोनों देशों के साथ है। अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है, या अभी के पोजीशन में, वर्तमान हालात में भी हमारे राजनयिक संबंध जो हैं, क्या वही रहेंगे, या इसमें ऊंच नीच होगी, या आगे भारत को किस तरीके से संबंध रखने चाहिए दोनों, ताकि यहाँ का जो सेंटिमेंट है उसे भी एड्रेस किया जा सके, और जो हमारे राजनयिक संबंध हैं, जो कूटनीतिक संबंध हैं, वो भी हमारे कायम रहे, मजबूत रहे। गोयल साहब, गोयल जी, आपको आवाज़ आ रही है? सुरेंद्र गोयल जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही सर, अपना अनम्यूट कीजिए एक बार जी। कर रहे हैं या हाँ, सुरेंद्र गोयल जी से? जी सुरेंद्र गोयल जी, हाँ जी। तो एक दूसरे भी सुरेंद्र गोयल जी बैठे हैं ना यहाँ पर। नहीं नहीं सर, आप ही हैं। तो नहीं, मैं सुरेश गोयल हूँ। ओ सॉरी, मुझे यही लिख करके दिया गया, सुरेश गोयल जी। एक्सट्रीमली सॉरी जी। हाँ, सुरेश जी, सॉरी जी जी जी। जरा सॉरी, आप जरा दोबारा पूछिए मेरे से अभी। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि भारत के संबंध राजनयिक संबंध भी हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं, और अभी ये युद्ध अभी तो शुरू हुई है। अभी अगर ये लंबा खिंचता है तो हमारे राजनयिक संबंध पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या भारत का जो सेंटिमेंट है, भारत के लोगों की जो भावना है, वो इजराइल के साथ है, लेकिन देश की भावना जो है, हमारी विदेश नीति, हम दोनों के साथ है। तो इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, संतुलन कैसे स्थापित किया जाएगा? देखिए, आपने दो सवाल पूछे हैं जी। एक सवाल तो काफी मेरे लिए आंसर करना बड़ा आसान सा है। आसान इसलिए क्योंकि मैं उस क्षेत्र में थोड़ी सी दखल रखता हूँ। आपने सवाल मेरे से पूछा कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा तो हमारे व्यापारिक संबंध और हमारे जो राजनीतिक संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, हमने अभी तक जिस तरह से अपने संबंध इस क्षेत्र में सारे देशों से बना करके रखे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, या ईरान हो, या कतार हो, इजराइल हो, चाहे जो भी हो, इंक्लूडिंग पैलेस्टाइन। मैं ये कहूंगा कि पैलेस्टाइन को हमने एक देश का दर्जा दिया हुआ है, और इसी नाते पैलेस्टीन की एम्बेसी भी दिल्ली में है, और हमने जो पैलेस्टाइन के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, महमूद अब्बास को, उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया हुआ है। तो जब भी आते हैं, जब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर पर उनको प्रोटोकॉल मिलता है ये। तो मैं ये कहूंगा कि हमने कम से कम जो अपने अभी तक संबंध बना करके रखे हैं, व्यापारिक संबंध भी और राजनीतिक संबंध, मैं नहीं समझता हूं कि अगर युद्ध लंबा भी खींचता है तो उससे हमारे इन संबंधों पर खास कोई ज्यादा असर पड़ेगा, बशर्ते कि हम अपना रुख बीच में बदल करके बिल्कुल रेडिकली चेंज ना कर लें। और उससे मेरा मतलब ये है कि हमने अभी तक एक जो पॉलिसी बनाई हुई है, वो पॉलिसी ये है कि हम जो मिडिल ईस्ट में जो भी ये परेशानियां हैं, बेसिकली वो हम सब समझते हैं कि पैलेस्टीनियन इशू से रिलेटेड है। बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि पैलेस्टीन को अपनी एक अलग स्टेट का इख्तियार है, उनको हक है, इसीलिए हम टू स्टेट सॉल्यूशंस को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए हम कहते हैं कि इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, और पैलेस्टीन से और मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पर्शियन गल्फ में ईरान हो, उनसे भी हमारे संबंध अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आपको याद हो मुकेश जी कि तकरीबन 20 साल पहले तक जब पैलेस्टीनियन मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट हुई, हम तब तक भी हम पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को एक अहमियत देते रहे हैं। बिल्कुल। उनको हम सपोर्ट करते रहे हैं, और ये चीजें ना तो पैलेस्टीन को भूली हैं, इजराइल भी जानता है अच्छी तरह से। लेकिन जब हम पैलेस्टीनियन स्ट्रगल को सपोर्ट करते थे, तब भी हमारे इजराइल से जो रिलेशंस थे
वो अगर आज की तरह नहीं है तो इवन कील थे, अच्छे संबंध थे। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस टाइम पर भी यूनाइटेड नेशंस में हमारे और इजराइल के लोगों के बीच में बातचीत चलती रहती थी, ये जब तक कि डायरेक्ट एम्बेसीज नहीं खुल गई, तो संबंध हमेशा से अच्छे रहेंगे। अब आपने दूसरा सवाल ये किया कि भारत के जो लोग हैं वो इजराइल को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और भारत के राजनीतिक संबंध दोनों से हैं। तो इसमें मेरे को थोड़ी दिक्कत ये है मुकेश जी, मुझे नहीं पता कि भारत के किन लोगों की बात कर रहे हैं जिनके संबंध मैं आपकी बात अगर करूं, मैंने तो अपनी बात कह दी। जो आप अगर एक राजनयिक, पूर्व राजनयिक से अलग हट करके एक सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आप किसको सपोर्ट, किसके कॉज को सपोर्ट करते हैं? मैं वही बात करता हूं जी कि मैं किसके कॉज को सपोर्ट करता हूं। अगर मैं ये कहूं कि पैलेस्टीन, अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएं जी, ये बात सही है कि बिब्लिकल टाइम्स में अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट देखें तो उस पर ये लिखा है कि इजराइल का यहाँ पर क्षेत्र था, उनका ये था, ये सब वो था। लेकिन अगर हम ये देखें कि 1911 में जब बेल्फोर डिक्लेरेशन साइन हुआ जी, उस टाइम पर यहाँ पर कौन लोग रहा करते थे? ज्यादातर लोग यहाँ पर अरब थे, अरब मुस्लिम भी, अरब ज्यूज भी और अरब क्रिश्चियंस भी। अगर हम लोग ये सोचते हैं कि अरब खाली मुस्लिम है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि इजराइल में जो पहले, अगर हम बात करें बिब्लिकल टाइम्स की, तो वो जो लोग थे नोमैडिक लोग थे, अरब डिसेंट के लोग थे वो, और वो ज्यूज भी थे। और जब इस्लाम आया तो मुस्लिम भी बने, क्रिश्चियनिटी आई। मैं आपको जो उदाहरण देता हूं कि एक जगह है वहां पर जेरूसलम, आपने नाम सुना है? जेरूसलम, जी हाँ, जेरूसलम के पास ही एक जगह है इजिप्ट में, सेंट कैथरीन। बिल्कुल, सेंट कैथरीन के पास में जो माउंट है एक, वहां पर ज्यूज भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं और क्रिश्चियंस भी जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये माना जाता है कि सारे धर्मों की जो अब्राहमिक रिलीजन से सारे आए हैं। बिल्कुल, हाँ जी। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैं हिस्टोरिकली देखा जाए तो दिक्कत ये शुरू हुई जब वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूरोपियन ज्यूज और अरब ज्यूज को अलग अलग कर करके देखना शुरू किया। और वहां पर यूरोपियन ज्यूज जो कि वहां पर एक्सोडस के बाद में जब निकाले जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दिस इज द इजरायली लैंड और यहां पर इजराइल बनेगा, ही बशर्ते बनेगा, ठीक है, लेकिन जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। और उसी तरफ से दिक्कतें शुरू हुई हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरे से पूछा जाए तो हमें ध्यान देना होगा कि जो लोग वहां पर रह रहे हैं या जो है वहां पर जो पहले से रहते आ रहे हैं, हमें उनकी जो समस्या है उनको भी देखना पड़ेगा। और इस लिहाज से मेरे लिए पैलेस्टाइन का एक कंट्री होना भी उतना ही जरूर है जितना कि इजराइल को होना जरूर है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल राजनयिक की तरह भाषा में, उसी भाषा में आपने बात की है। और जो देश का स्टैंड है उसी स्टैंड को आपने, सेंटिमेंट को एड्रेस नहीं किया। हमारे साथ जो डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हैं, इजराइल से हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इजरायली मामलों के जानकार हैं। मैं आपसे सिद्धार्थ दवे जी यही सवाल पूछना चाहूँगा। राजनयिक संबंध तो अपनी जगह है दोनों, लेकिन जो देश की भावना है वो इजराइल के साथ में, जो लोगों की भावना है, देश की भावना का मतलब मैं ऑफिशियल नहीं कह रहा हूँ, जो देश की जनता है ज़्यादातर, वो अभी के पोजीशन पे आपको क्या लगता है कि देश जब आगे बढ़ेगा तो ये संतुलन बना रहेगा? सिद्धार्थ जी आप अनम्यूट करें अपने आप को पहले। धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी देखिए, देश का सेंटिमेंट मतलब जो मेजॉरिटी है उनका सेंटिमेंट्स जी, अगर आप शियाओं को निकाल देते हैं, शिया मुस्लिम, तो शिया मुस्लिम ऑब्वियसली एक उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओपनली टुवर्ड्स ईरान देखे जाते हैं। अगर आप आज भी कारगिल एरिया में जाते हैं और कारगिल में एक इकबाल ब्रिज है, आप जब लोअर वैली से टुवर्ड्स ले जाते हैं, बीच में इकबाल ब्रिज आता है। आई एम श्योर इकबाल ब्रिज पे आज भी जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है बॉयकॉट इजराइल एंड इजरायली प्रोडक्ट्स। उसमें उन्होंने सारे के सारे जो इजराइल के जूइश प्रोडक्ट्स हैं
उसमें जॉनसन एंड जॉनसन को भी लगा दिया है, बट दे आर सो इग्नोरेंट, वो इतने अज्ञानी हैं कि वो जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर तो यूज करने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन के बने हुए जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जिनसे उनका इलाज होता है, उनके लिए उनको कोई परहेज नहीं है। वो सारी दवाइयां, जो सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स जो जूइश टेक्नोलॉजी से बने। बाय द वे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, पेजर का आविष्कार भी एक यहूदी अमेरिकन न्यूयॉर्क बेस्ड साइंटिस्ट है, मैकेनिकल इंजीनियर, उन्होंने किया था पेजर का इन्वेंशन सम टाइम बैक इन 1950s। तो ये थोड़ा सा एक रिलीजियो मिथोलॉजिकल सेंटिमेंट जिसको मैं कहूंगा, जो कि ये नहीं सोचता है कि देश के हित में क्या है। जो लोग ये मानते हैं राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, वो हमेशा से चाहेंगे कि इजराइल जो है, जो हमेशा से ये जो मिडिल ईस्ट में उग्रवाद फैला हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में टेररिज्म, आतंकवाद जो फैला हुआ है, उसके सामने वो लड़ाई कर रहा है। आज अगर ज्यूइश लोग, इजराइल अगर अपने वेपन्स छोड़ देता है, अपने अपने आर्मामेंट्स छोड़ देता है, बिल्कुल तो डाल देता है, तो वो खत्म हो जाता है। और अगर बाकी जो चारों ओर के जो देश हैं वो अगर वेपन डाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अमन और शांति हो जाती है। ये सीधी सी बात है। मैं इजराइल में बहुत रहा हूं, और ये मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि इजराइल के जो लोग हैं वो दे वांट टू लिव देयर लाइफ, दे वांट टू लीड देयर लाइफ, और बहुत खुश रहना चाहते हैं। लेट्स कम बैक टू द बेसिक पॉइंट्स कि आपने जो बताया कि भारत के सेंटिमेंट्स क्या हैं। ऑब्वियसली जो मेजॉरिटी जो कि पिछले 2014 के बाद से जो परिवर्तन आए हैं, लीडरशिप चेंजेस आई हैं, और अब हम खुल के एक प्रो इजरायली एक सेंटिमेंट्स रखते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, 2017 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी जी, जो कि पहले प्रधानमंत्री थे भारत के 1947 के बाद, जो इजराइल में जिनका विजिट हुआ, और वहां पे एकमात्र, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हूं, बेंजामिन नेतन्याहू थे जिनके मुख से निकला जय भारत। जय भारत। अब क्या ईरान के खुमैनी जो हैं, आयतुल्लाह खुमैनी, वो कहेंगे जय भारत? क्या वो कहेंगे वंदे मातरम? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा डिप्लोमेटिकली ये आवश्यक होता है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट। तो हमारा अभी नेशनल इंटरेस्ट जो है, हमारी जो ऑयल डिपेंडेंसी है, वो ईरान पे कितनी, आपने जैसे बताया आपने शुरुआत में, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो भारत के तरफ है व्हेन यू टॉक अबाउट ईरान। तो उस केस में अगर तो जो हमारा निर्यात है वो अगर बाधित होता है, तो उससे थोड़ी सी एक चुनौती आ सकती है भारतीय अर्थव्यवस्था में। परंतु अगर हम लॉन्ग रन पे देखते हैं, अगर हम एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो भारत और इजराइल की मित्रता जो है वो बहुत पुरानी मित्रता रही है। अभी 25 वर्ष हुए कारगिल विजय युद्ध को। 1999 में कारगिल का विजय का युद्ध हुआ, और उसमें हमें विजय प्राप्त हुई। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जो दर्शक, यंग दर्शक देख रहे हैं, जो युवा दर्शक देख रहे हैं, उन्हें मैं ये बताना चाहूंगा कि उस युद्ध में भी इजराइल ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इजराइल वो देश था जिन्होंने भारत के लिए इंटेल प्रोवाइड किया था। हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी हैं। संक्षिप्त में आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, जब युद्ध होता है तो हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, जस्ट इन वन लाइन। एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट होता है, एक हार्डवेयर सपोर्ट होता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट में ऑब्वियसली मॉरली, डिप्लोमेटिकली और इंटेल सपोर्ट हम किस देश को देते हैं, इजराइल को देते हैं या ईरान के साथ रहते हैं। और दूसरी बात आती है हार्डवेयर सपोर्ट, जिसमें क्या हम मैन पावर दे सकते हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो सकता है। बीच में एक विशेषज्ञ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चलिए मैं उनका नाम भी बता देता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने कहा था कि कैन इंडिया सपोर्ट इजराइल थ्रू मिलिट्री हार्डवेयर, यानी कि हम अपनी क्या सेना भी साथ में भेज सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होगी, ये बहुत बड़ी बात होगी। अब जब I2U2 का एक अलायंस भी हो चुका है, जिसमें इजराइल, इंडिया है, UAE और US है, तो इस कंडीशन में हो सकता है एनी कर्नल टीपीएस त्यागी बताइए, किस एक्सटेंट तक जो है भारत मदद कर सकता है जाकर के अभी के से? मुझे लगता है कि ये थोड़ी जल्दबाजी होगी ये बोलना, लेकिन फिर भी मैं टीपीएस त्यागी जी से पूछ रहा हूँ। टीपीएस त्यागी जी, जो बात दवे जी कह रहे हैं, क्या आपको लग रहा है स्वामी जी ने जो कहा, क्या वो अभी समय है या ये बहुत अर्ली स्टेज है इस पे बात करना? त्यागी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करें। हमारे सारे मेहमान पहले म्यूट करके सुनते हैं, बोलते समय प्लीज़ अनम्यूट कर लें अपने आप को। त्यागी जी, आवाज़ नहीं आ रही आपकी, लगता है एक बार बोलें। त्यागी जी की आवाज़ नहीं
आ रही है एक बार बोले त्यागी जी। अब मुझे लग रहा है कि टीपीएस त्यागी जी की आवाज़ जो नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल करे। मैं एक बार पीसीआर से कहूँगा कि उनकी आवाज़ ठीक करें। आकाश जिंदल जी के पास मैं जाऊँगा। आकाश जी, सवाल आपसे ऑब्वियस है, आप जुड़े हैं, ग्लोबल अर्थशास्त्री हैं, पूरे दुनिया के अर्थव्यवस्था पे आपकी नज़र होती है और जहाँ भी लड़ाई होती है और अर्थव्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आपको ज़रूर रखते हैं, क्योंकि आपका एक अपना रिसर्च है इस मामले में। अभी मामला शुरुआती है, लेकिन ये मामला अभी तुरंत थमने वाला भी नहीं, ये भी सब हम जानते हैं। इसके क्या रिपरकशन आप देख रहे हैं कि हमें जो आयात निर्यात में हमने देखा जो बैलेंस जो है वो जिस तरीके का, क्या ये लंबा खींचेगा अगर तो भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा? मुकेश जी, आप बहुत नॉलेजेबल जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के टॉप जर्नलिस्ट में से एक हैं। आप जानते हैं अच्छे से ये युद्ध अगर इंटेंसिफाई होता है, जिसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी अब लग रही है, तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्लियरली यहां मुझे एडमिट करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, नुकसान काफी होने की संभावना है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ऑयल की। ऑयल इंपोर्ट्स हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शकों को बता दूं, 75 to 80% ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। और बात सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरी की पूरी बेल्ट की है। सबसे पहले तो क्रूड ऑयल कॉस्टली होने की संभावना है। जी हाँ, आई स्टिक माय नेक आउट और मैं प्रेडिक्शन करूंगा, जो ज्यादा लोग बच रहे हैं, बट मैं कहना चाहूंगा 20% तक, जी हाँ 20% तक क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल आकाश जी, हमारे पास ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, मैं वापस आऊंगा तो आपके बजाऊंगा। लेकिन जो ऑयल का हमारा है ईरान के साथ, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि ईरान इजराइल युद्ध अगर लंबा खींचता है तो हिंदुस्तान किसके साथ जाएगा और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और राजनीतिक संबंध पे जो है क्या असर पड़ेंगे। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश जिंदल जी से बात कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले एक बार वापस चलेंगे आकाश जिंदल जी के पास। आकाश जी, अपनी बात पूरी करें, आप बताएं। जैसे ऑयल की बात आप कह रहे थे, लेकिन ऑयल का तो मुझे लगता है कि 2% ही केवल जो है अपना ज़रूरत के 2% ही केवल वहाँ से आता है ईरान से। तो कोई मुझे नहीं लगता है कि ईरान से बहुत खूबसूरत प्रश्न है जी। ये प्रश्न मुझे बहुत कुछ क्लैरिफाई करने देगा जी। हम बात कर रहे हैं इजराइल ईरान वॉर की, लेकिन मैं ईरान की एज अ ऑयल एक्सपोर्टर बात ही नहीं कर रहा हूं जी। मैं बात किसकी कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इराक की, मैं बात कर रहा हूं सऊदी अरेबिया की, मैं बात कर रहा हूं यूएई की जी। होता क्या है मुकेश जी, अगर इतनी बड़ी वॉर छिड़ती है तो लॉजिस्टिक्स की, सप्लाई चेन की ऐसी भयंकर प्रॉब्लम आएगी कि इन तीनों कंट्री से, ये जो सारा मिडिल ईस्ट एरिया है, यहां से ऑयल सप्लाईज जो हैं बहुत मुश्किल से आएंगी। और क्रूड ऑयल का ये बहुत बड़ा सप्लायर है एरिया, हम जानते हैं। बिल्कुल 80% ऑयल इसी एरिया से, 80% ऑयल इस एरिया से आता है। बिल्कुल जी। अब अगला जो है, कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, वो भ्रांति भी दूर कर दूं। लोग कह रहे होंगे जी हिंदुस्तान तो रशिया से बहुत क्रूड ऑयल लेता है। मैं अपने उन दोस्तों को बता दूं कि मात्र हिंदुस्तान के परचेज से ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट नहीं चलती। रशिया से बहुत से कंट्रीज परचेज नहीं करते हैं। स्विफ्ट और बहुत सी सैंक्शन, हम बहुत से शो में बात कर ही चुके हैं मुकेश जी। बिल्कुल, अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है। जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो ग्लोबल क्रूड ऑयल की जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी, क्योंकि मार्केट लिंक्ड है। वो बढ़ेंगी तो इन्फ्लेशन, आपका ये सब संभावनाएं हैं, वो बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी की दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि डीजल पे जितना भी खाने पीने का सामान है वो ट्रेवल करता है। ये तो हो गया आम आदमी के लिहाज से। मैक्रो इकोनॉमिक हिसाब से क्या है, इन्फ्लेशन इज द बिगेस्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इंडिया कैन हैव। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होता है, जीडीपी, इन्फ्लेशन इज समथिंग विच डायरेक्टली लीड्स टू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी, डेफिसिट बढ़ेगा, डेफिसिट बढ़ेगा तो टैक्सेस ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमी के हिसाब से भी नुकसान है। अब आ रही दूसरी चीज पे, हिंदुस्तान को दूसरा नुकसान कहां से होगा? दूसरा नुकसान ये होगा, अभी दुनिया ग्लोबल स्लो डाउन से जूझ रही थी, अभी जाके कुछ दिन पहले 18 सितंबर को अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कट किए। मुकेश जी आपको याद है, उसने शो भी किया था, तब जाके रिलीफ मिला दुनिया को कि हाँ दुनिया स्लो डाउन से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। अब वो निकलना शुरू हुई थी कि एक बड़ा झटका लग गया। जब दुनिया अगर दोबारा स्लो डाउन में चली जाएगी तो हिंदुस्तान, आज दुनिया की सारी कंट्रीज आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो हिंदुस्तान पे भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि हिंदुस्तान भी यूएस को आईटी, यूएस को बीपी और दुनिया भर में बहुत सी चीजें सप्लाई करता है। हम दुनिया से अलग थलग होकर रह नहीं सकते। तीसरा जो है, हमारे पास आज एक बहुत बढ़िया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। मोदी सरकार को बधाई दूंगा। कल को क्रूड ऑयल के अगर रेट बढ़ते हैं, साथ ही साथ ग्लोबल वॉलेटिलिटी की वजह से डॉलर की रेट भी बढ़ेंगे, वो भी संभावना है। तो जब फॉरेक्स रिजर्व हमने इतना अच्छा बिल्ड कर लिया है, उसके ऊपर भी दिक्कतें आएंगी। चौथा,
हर हिंदुस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट रिलीफ फील कर रहा था कि फेड ने यानी यूएस ने 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, अब हिंदुस्तान में तो होने ही वाला है और फेड और रेट ऑफ इंटरेस्ट करने वाला है। अब मेरे हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट करने की जो कतार थी वो रुक जाएगी, वो दिक्कत आएगी हिंदुस्तान की इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। सोना, लोगों ने आज शायद उसकी बात ही नहीं की है कहीं पे, सोना बहुत महंगा होता जा रहा है। मुकेश जी आप तो जानते हैं, आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा है, आप ये वक्त आ जाता है नवरात्र के बाद जब हिंदुस्तान में सोना खरीदा जाता है। दिवाली के बाद जो है पंजाबी वेडिंग सीजन आता है साहब। सोने की कीमत मैंने गिरते हुए नहीं सुनी कभी, सोने की कीमत कम हुई हो, चाहे वॉर हो चाहे नहीं हो। बजट के बाद गिरी थी क्योंकि हमने ड्यूटी में अंदर चेंजेस की थी। लेकिन नेक्स्ट वीक ही तो बढ़ गई, फिर एक सप्ताह के लिए केवल था वो, आई वॉच था वो, मौका दिया गया था नॉलेजेबल लोगों को कि ले सकते हो तो ले लो। तो इसलिए हिंदुस्तान के लिए दिक्कतें बहुत बहुत आ जाएंगी। आज की तारीख में इन्फ्लेशन हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कोई कितना डेटा लेके बैठे, मैं उनको सारा कुछ जो है क्लैरिफाई करने को तैयार हूं। तो इसलिए जो है के लिए प्रॉब्लम्स काफी हो जाएंगी और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम काफी हो जाएंगी, क्योंकि आज से 1.5 महीना पहले तक ये कहा जा रहा था कि अमेरिका शायद स्लोडाउन से रिसेशन में ना चला जाए। अब अमेरिका अगर सपोजिटली हाइपोथेटिकली अज्यूमिंग रिसेशन में जाता है तो हिंदुस्तान के आईटी और बीपीओ के लिए दिक्कत हो सकती है। चलिए, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं, ये स्थिति ऐसी है जिसको हम रोक नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमें तो जो स्थिति पैदा होगी उसके हिसाब से अपने संबंध बनाने हैं, अपनी नीतियां बनानी है, ताकि हमें जो है उसका नुकसान कम से कम हो, क्योंकि नुकसान हम अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम नुकसान हो। रशिया से हम क्रूड ऑयल ले रहे थे, बिल्कुल, उनको इंडियन करेंसी पे कर रहे थे, हुआ वो करते, लेकिन वो तो कहिए जितने में तेल की डिमांड उसमें एक बूंद के समान है वो, तो उसमें जो पैसा हम जो कर रहे हैं, बिल्कुल इतनी इकट्ठी हो गई कि रशियंस कह रहे हैं हम इंडियन करेंसी का क्या करें। तो इस समय जो है बड़ी एक कैच 22 सिचुएशन है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि ये वॉर इंटेंसिफाई ना हो, अदरवाइज बिल्कुल वो तो दुनिया के लिए अच्छा है, जो नहीं हो, कुछ कंट्री को छोड़ दे तो दुनिया के लिए अच्छा है जी कि भाई इंटेंसिफाई नहीं हो। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं टीपीएस त्यागी जी, शुरू में इनसे बात करना चाहते लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कत हो गई थी। त्यागी जी, जो बात हम आपसे पूछ रहे थे कि क्या हार्डवेयर भी सपोर्ट किया जा सकता है, हालांकि थोड़ी जल्दबाजी होगी ये पूछना, लेकिन चूंकि दवे साहब ने ये उठा दिया तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लो, क्लियरिफाई कर लूँ, क्योंकि दर्शक को थोड़ा ये पता चल जाए। जब आप बताएंगे तो लोगों को लगेगा जी कि नहीं, रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं, टीपीएस त्यागी जी बता रहे हैं, तो उसमें कुछ जो है गंभीरता जरूर होगी। जी देखिए, देश काल पात्र के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं। कल को क्या होगा ये भविष्य के गर्द में छुपा हुआ है, हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन पीछे क्या हुआ है उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो मेरा ये, जो अभी हर्ष शास्त्री जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान को नुकसान होगा, अरे भाई होगा, पूरी दुनिया को होगा। वार को जो कौन नहीं चाहता कि वार रुके, हम सब चाहते हैं, बल्कि हिंदुस्तान सबसे ज्यादा चाहता है कि ये युद्ध खत्म हो, और इसीलिए हिंदुस्तान के संबंध दोनों के साथ अच्छे हैं। आवाज भी उठ रही है कि हिंदुस्तान इस वार को खत्म करने में पहल करे। लेकिन अब यहाँ से आ जाइए कि यद्यपि हमारे इजराइल के साथ संबंध या राजनयिक संबंध बाद में प्रारंभ हुए, ईरान के साथ पहले से थे, लेकिन 1999 के बाद में उन्होंने हमें मदद की। अच्छा, खाली मदद क्या की, उन्होंने जो हमारी बोफोर्स गन थी उसमें एक पर्टिकुलर कंपोनेंट था, वो बोफोर्स गन उस समय एक किस्म से क्रिटिकल इशू बन गया था, और जो कंपोनेंट था उसको, अब यह इंपॉर्टेंट ये कि मदद कैसे की, उसको भेजने के लिए अमेरिका ने इजराइल से मना किया कि आप इसे हिंदुस्तान को सप्लाई ना करें, आप इसे हिंदुस्तान को सप्लाई ना करें। वही अमेरिका जिसने इजराइल को 1948 में यहाँ पे बसाया था, जिसे उसका अभिभावक माना जाता है, उसने कहा कि आप इसे हिंदुस्तान को सप्लाई ना करें। लेकिन उस समय इजराइल ने अमेरिका के विरोध के बावजूद वो सप्लाई किया, और जिससे हमारी वहाँ पे जो जीत में अगर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर माना जाए तो वो बोफोर्स गन का एक्टिव होना था, क्योंकि उसी से हम उन बंकर्स को तबाह कर सके। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात एक ये कि आज आप सोच के देखिए कि दुनिया में आतंकवाद है कहाँ। आतंकवाद सबसे ज्यादा आपको मिलेगा वेस्ट एशिया में, और उस वेस्ट एशिया में एक सिरे के ऊपर इजराइल है और एक सिरे के ऊपर भारत है, और इन दोनों देशों की एक जैसी समस्याएं हैं, यानी कि ये दोनों आतंकवाद से लड़ रहे हैं। अब ये जो भी
फिर से आपकी आवाज़ मुझे लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है टीपीएस त्यागी जी के पास। में एक बार वापस में एक बार मेरी बात जरा खत्म होने जी 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 तो हम भी इस फेवर में हैं कि ये युद्ध रुकना चाहिए और हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ चाहे बाहर है, उसने हमको अगले 10 साल तक उसका वो भी दिया है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ को ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की वजह से हमें फायदा भी है। लेकिन ये बता दीजिए कि हुती, हमास और हिजबुल्लाह, हुती ने गाजा के अंदर और हुती ने यमन के अंदर, हमास ने गाजा के अंदर, हिजबुल्लाह ने लेबनान के अंदर चुनी हुई सरकारों को हटा के एक विद्रोह आतंकी ग्रुप पैदा किया। क्या इनका विरोध करना ये माना जाएगा कि हम ईरान का विरोध कर रहे हैं? अरे इनके खिलाफ ये सवाल मैं गोयल जी से यही पूछने वाला हूँ। गोयल जी से मैं यही सवाल इनका बिल्कुल आपका नेटवर्क आपका फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। मैं कहता हूँ गोयल जी के पास आऊँ। गोयल जी, ये जो सवाल अभी त्यागी जी ने उठाया वही सवाल मेरा भी है, और एक उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन कर रहा हूँ। एडिशन ये है कि इराक जो है अब खुलेआम जो है, ईरान जो है उसने सपोर्ट कर दिया है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह एक प्रतिबंधित संगठन है, आतंकी संगठन है, और पूरी दुनिया अभी जो है आतंक से जूझ रहा है। और ऐसे में अगर कोई देश अगर किसी आतंकी संगठन को आप समर्थन देते हैं तो आपके राजनीतिक जो संबंध है, जो राजनयिक संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, क्या इस पे असर नहीं पड़ेगा कि खुले? इससे पहले तो वो छुपा के करता था, पीछे के रास्ते से करता था, लेकिन अभी तो हिजबुल्लाह को उन्होंने इंडोर्स किया और उसके लिए उसने मिसाइल दागे वहाँ पे। तो ईरान को क्यों ना आतंकी देश घोषित किया जाए और उसके साथ संबंध फिर से एक बार रिन्यू किया जाए? गोयल साहब, आप अनम्यूट करें पहले अपने आप को। आपने सवाल थोड़ा सा टफ पूछा है मेरे से। इसके मैं मुकेश जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमेशा मेरे से सवाल थोड़े मुश्किल से ही पूछते हैं। सर, जो मुश्किल सवाल आप ही तो बता पाएंगे, सवाल तो हमारे पास होते हैं, जवाब आपके पास होते हैं। तो मुझे इन सवालों का जवाब देने में अच्छा लगता है जी। लेकिन आपका सवाल का जवाब देने से पहले जी, अभी आकाश जी कुछ इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे जी। मैं एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा जी। मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था जी। और मैं खाली ये कहना चाहूंगा, उन्होंने जो जिक्र किया लॉजिस्टिक्स का, मेरे ख्याल है हमारे जो वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में जो दिक्कतें आएंगी हमारी व्यवस्था को, और बड़ी भारी दिक्कतें आएंगी, ये मैं मानता हूँ, वो ज्यादातर ऑयल के प्राइसेस से तो आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर वो होगा क्योंकि हमारी जितनी भी कनेक्टिविटी है, उन्होंने जिक्र भी किया था उसका जी। कि जो कनेक्टिविटी है हमारी सप्लाई चेन, सप्लाई स्वेज से हमारा 50% ट्रेड हमारा स्वेज के थ्रू होता है। बिल्कुल। यमन के सीज के थ्रू जहां पर हूथीज एक्टिव है वहां होता है, तो उससे हमारा जो ट्रेड के ऊपर बहुत भारी असर पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो अगर देखा जाए तो जो हमारी जो डावाडोल होगी इन्वेस्टमेंट वगैरह सब, वो इस कनेक्टिविटी की वजह से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बहरहाल, आपके सवाल पर आते हुए जी। आपने मेरे से कहा कि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, हमस आतंकी संगठन है या था या जो भी है, या हूथीज आतंकी संगठन है। अगर हम देखें जो हमारा एक स्टैंड रहा है हमेशा से, अगर ये संगठन यूनाइटेड नेशंस की आतंकवादी संगठनों की लिस्ट में है तो वो आतंकवादी संगठन है, वरना अगर वो उनकी लिस्ट में नहीं है तो इंटरनेशनल स्टैंड या इंटरनेशनल पोजीशन नहीं ली जाती है। अब मैं आता हूँ हिजबुल्लाह के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो हिजबुल्लाह जो है यूनाइटेड नेशंस की आतंकवादी संगठन की लिस्ट में नहीं है, हमास उनकी लिस्ट में नहीं है, हाउथीज का मेरे को मालूम नहीं है तो मैं कह नहीं पाऊंगा साफ साफ कि है या नहीं, लेकिन हिजबुल्लाह और हमास नहीं है। और वजह साफ है उसकी कि लेबनान की सरकार में इलेक्टेड, और वो इलेक्शन से आए हैं, इलेक्शंस लड़ करके आए हैं, और हम सब जानते हैं कि काफी सारे देशों की बात मैं कर सकता हूं कि जब इलेक्शन लड़े जाते हैं किस तरह से वोट इन्फ्लुएंस होते हैं, किस तरह से वोट की डायनेमिक्स होती है, कास्ट की डायनेमिक्स होती है, एथनिक्स की डायनेमिक्स होती है, रेसिस की डायनेमिक्स होती है, शिया सुन्नी की डायनेमिक्स होती है, काफी सारे इसमें डायनेमिक्स चलती हैं। तो जो भी वजह रही हो, हिजबुल्लाह के लोग इलेक्ट होकर के लेबनान की सरकार में हैं। आप इसको एक्सेप्ट करें, अनफॉर्चुनेट कहें, सही कहें, गलत कहें, वो बात अलग है, लेकिन यह फैक्ट है।
अब उस फैक्ट के होते हुए अगर इराक कहता है क्योंकि हम लेबनान की सरकार को मानते हैं तो हम जो है नहीं मानते हैं कि हिजबुल्लाह एक आतंकवादी संगठन है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, अगर अटैक होता है, इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया, हिजबुल्लाह कहां पर है? आप ये कह सकते हैं कि आपने हिजबुल्लाह अटैक किया तो उसमें जो लेबनान की जो लोग हैं उनके पास असर नहीं पड़ेगा। ये तो साफ साफ ऐसा कहने होगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया क्योंकि वहां से उनकी दुश्मनी है, लेकिन यूक्रेन के सिविलियंस बच गए, या यूक्रेन ने वहां पर अटैक किया, सिविलियंस बच गए। ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर वहां पर लेबनान के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है और इजराइल ने कहा भी है, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो भारत का स्टैंड है, वो भारत के सेंटिमेंट का स्टैंड नहीं है। जो आप जो है चूंकि राजनयिक हैं तो आप उसी स्टैंड को कह रहे हैं। मेरे पास समय की कमी है। दवे साहब से मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगा। दवे साहब आप क्या कहेंगे जो गोयल जी छोटा सा सेंटेंस जी नहीं, मैं आपको मुकेश जी बताना चाहूंगा। एक मिनट दवे साहब, एक मिनट जरा गोयल जी अपने छोटा सा बातें बोलूंगा, मैं जानता हूं टाइम कम है जी। देखिए, राजनयिक भी भारत देश का हिस्सा है, वो भी भारत की जो डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, मैं भी वोट देता हूँ जी। तो मेरी नहीं, आप बोल सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने केवल काफी लोगों का नजरिया ये है। बिल्कुल जी। दवे साहब जी, दवे साहब समर्थन करते हैं गोयल साहब के डेमोक्रेटिक स्टैंड का। मुकेश जी, पहले बिफोर आई रिप्लाई टू दैट, जो आकाश जी ने बात की उसी का समर्थन करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि आज का स्टॉक मार्केट अगर आप देखेंगे तो आईओसी के प्राइस जो है, आईओसी स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 4 to 5% नीचे गिरा है। निफ्टी जो है वो 1000 पॉइंट्स, आई थिंक अगर आप 26 सितंबर का या उसके पहले का अगर एनालिसिस करेंगे तो 26,200 के आसपास था, 18% के आसपास की गिरावट है, मैंने देखा था अभी। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही दवे साहब, लगता है म्यूट हो गया। Am I clear now? मेरी आवाज आ रही है? Yeah, now. जी। तो this is what to substantiate what आकाश जी had said. कमिंग बैक टू जो स्टेटमेंट मैंने बताया था, देखिए हार्डवेयर ऑलरेडी भारत जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर अभी हम देखें तो इंडिया हैज आल्सो बीन एक्टिवली एक्सपोर्टिंग मिलिट्री इक्विपमेंट्स टू इजराइल। जब से गाजा ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो इस साल का है $2.9 बिलियन का मिलिट्री हार्डवेयर एक्सपोर्ट भारत ने कर दिया है। तो जो हार्डवेयर की मैं बात कर रहा था वो मिलिट्री हार्डवेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स भी हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। कमिंग बैक टू जो आप जो बता रहे हैं सेंटिमेंट्स की, देखिए पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदला है और कहीं ना कहीं पे जितने भी हिंदू हैं, आप ओपनली मैं कहता हूँ शिया मुस्लिम जो है वो ऑब्वियसली वो भारत के इस प्रो इजरायली एटीट्यूड से डेफिनेटली वो नहीं समर्थन उनका होगा। उनका समर्थन भारत के हित में ना होकर जो उनके रिलीजियस लीडर्स हैं उनके तरफ होगा। ये दुख की बात है। भारत के हित को वो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे रिलीजियस लीडर्स जो हैं शिया के, जो आयतुल्लाह खुमैनी, मैंने आपको पहले ही बताया कि कारगिल जो कि पूरा शिया डोमिनेटेड एरिया है, वहां पे आप इकबाल ब्रिज पे जाएंगे तो आप देखेंगे तो भारत के शिया मुस्लिम क्या भारत का हिस्सा नहीं है? वही कहना चाह रहा हूं कि भारत के शिया मुस्लिम भारत का हिस्सा है, वो नहीं समझते हैं। अगर वो समझते होते तो आज वो इजराइल के साथ जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल के साथ खड़े होते। वो अगर अपने आप को भारत का हिस्सा समझते तो भारत के हित की बात करते। वो अभी भी मैं बोल रहा हूँ जो नेशन फर्स्ट का जो कंसेप्ट है वो उनके लिए नहीं है। उनके लिए रिलीजन फर्स्ट है, उनके लिए शिया सेंटिमेंट्स फर्स्ट है, उनके लिए पहले हिंद नहीं है, उनके लिए पहले शिया धर्म है, शिया मजहब है। तो ये बात बहुत ओपन हो चुकी है, इसमें देयर इज नो पॉइंट इन स्कर्टिंग इट डाउन द कारपेट। ये बात जो सब विश्व में सबको पता चल चुकी है कि ये एक तबका है जो और इसको तो नहीं, बिल्कुल हमारे पास दवे साहब, हमारे पास समय की कमी है। आप जिस तरह से कह रहे हैं मुझे लग रहा था और समय दे, क्योंकि मुझे सुनने में अच्छा लग रहा था, मेरे दर्शकों को भी अच्छा लग रहा होगा। और एक जो बात कही कि बंदूक दोनों के पास है और एक को बंदूक अपनी सुरक्षा के लिए रखना पड़ रहा है इजराइल को, और दूसरे को संपत्ति हड़पने या उसकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए बंदूक रखना पड़ रहा है। अपना लड़ाई बंदूक के बीच में ही है, लेकिन दोनों के कॉज अलग अलग हैं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। अब ये तय जो है हम और आप नहीं करेंगे, ये वहाँ की जनता करेगी। लेकिन भारत का स्टैंड क्या होगा वो भारत अपने हित में सोचेगा। भारत के हित में क्या होगा कि अभी हम दोनों के साथ हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष जो हमारी पॉलिसी है उसके हिसाब से राजनयिक संबंध तो हमारे दोनों के साथ रहेंगे, लेकिन सेंटिमेंट देश का किसके साथ जाता है ये राजनयिक संबंध जो वो डिफाइन नहीं करेंगे। ये सेंटिमेंट जो है वो करेगा, और सेंटिमेंट का सीधा संबंध चुनाव से होता है। और इसलिए सरकार जो है, अगर चुनाव होगी तो सरकार को देश के सेंटिमेंट का भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।